हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगल सर स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बायोस्टार्स कोचिंग सेंटर में। तो छात्रों, जीवों में जनन अध्याय 1 तथा चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद आज मैं लेकर के आया हूं मानव जनन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जिन्होंने भी अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखे होंगे जीवों में जनन और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, तो वो जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो उपलब्ध है। ठीक है, चलिए इसमें हम जानेंगे कि मानव जनन के बारे में कुछ 2026 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है सर्टोली कोशिका। ये सर्टोली कोशिका जो होता है, ये सर्टोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि सर्टोली कोशिका जो है सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ यकृत, ऑप्शन बी दिया है अंडाशय, ऑप्शन सी दिया है हृदय और ऑप्शन डी दिया है शुक्रजनन नलिका। तो देखिए, ये सर्टोली कोशिका जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो पुरुष जो होते हैं, सबसे पहले तो ये सर्टोली कोशिका जो होता है ये पुरुषों में होता है। ठीक है, किस में होता है? ये पुरुषों में होता है और पुरुषों के जो है ये वृषण में होता है। किस चीज़ में होता है? ये वृषण में होता है। ये जो वृषण होता है, ऑप्शन तो इसमें वृषण दिया नहीं है, तो और हम उसके अंदर जाएंगे कि ये जो वृषण होता है, इस वृषण में क्या होता है कि 250 से 300 जो है वृषण पालिकाएँ होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कक्ष होते हैं, 250 से 300 ऐसे ऐसे क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। और इस प्रत्येक कक्ष में जो होती है 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? 1 से 3, किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है और किसी में 3 होती हैं। तो 1 से 3 जो है शुक्रजनन नलिका होती है। ठीक है, और जब हम इस एक शुक्रजनन नलिका की जब हम अध्ययन करते हैं तो इस शुक्रजनन नलिकाओं में जो है हमें 2 तरह की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो एक होती है शुक्रजनन कोशिका और एक होती है सर्टोली कोशिका। कौन सी होती है? एक होती है जो सर्टोली कोशिका होती है और एक होती है कौन? शुक्रजनन कोशिका। अब ये जो शुक्रजनन कोशिका होती है वो क्या करती है कि वो जो शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वो शुक्राणु का निर्माण करती है। और ये जो सर्टोली कोशिका है इस शुक्राणु को क्या करती है? पोषण देती है। तो याद रखिएगा कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जा रहा है? तो ये शुक्रजनन जो नलिका है, ये शुक्रजनन नलिका में पाया जा रहा है। जो इसमें ये शुक्रजनन नलिका बना हुआ है ये शुक्रजनन नलिका के अंदर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी मासिक चक्र जिसे हम कहते हैं वो किसमें पाया जाता है? मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है कि इन सभी में होता है? तो देखिए, जो ऋतुस्राव चक्र जो होता है ना, ये इन सभी में होता है। ऋतुस्राव चक्र क्या होता है कि ये जो होता है 28 से 29 दिनों का ये जो है चक्र होता है, जिसमें क्या होता है कि 28 से 30 दिनों का ये चक्र होता है, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं को जो है ये महिलाओं में होता है और ये प्रत्येक मंथ जो है पीरियड के रूप में आते हैं। ठीक है, जिसे ऋतुस्राव चक्र के रूप में भी हम जानते हैं। तो ये किस में होता है? मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, यानी कि इन सभी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है, यानी कि जो जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है कहाँ पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखें, सबसे पहले तो ये मादा में पाया जाता है, तो ये वृषण तो होगा नहीं। ठीक है, वृषण तो होगा नहीं क्योंकि वृषण तो होता है नर में होता है। ठीक है, ग्राफियन पुटक किस में होगा? ऑप्शन बी जो है ये अंडाशय में होगा। किस में होगा? अंडाशय में। जैसे कहने का मतलब है कि जब अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे कि ये अंडाणु के बनने की जो प्रक्रिया है ये शुरू होती है, तो क्या होता है कि इसको कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। अंडाशय में क्या होता है कि अंडाणु का जो निर्माण होता है ये अंडाशय हो गया, और इसी अंडाशय में जो है क्या होते हैं कि ये अंडाणु जो है क्या होते हैं कि बनते जाते हैं। तो अंडाणु बनने के क्रम में जो है उसको कई जो है अवस्था से गुजरना पड़ता है, उसमें कई चक्र होते हैं। ठीक है, तो उसी में जो लास्ट चक्र होता है यहाँ पे जिसमें से अंडाणु बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन पुटक कहते हैं। और अब जब यही ग्राफियन पुटक फटता है
तो इसी में से जो है द्वितीयक अंडक जो है बाहर निकलता है, यानी कि अंडाणु जो है क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये ग्राफियन पुटक जो है आखिर पाया कहाँ जा रहा है। ठीक है, ग्राफियन पुटक जो है ये कहाँ पाया जा रहा है, तो ये ग्राफियन पुटक जो है इस अंडाशय में पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है, इस अंडाशय में पाया जा रहा है। ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 4 है, किस जनन परत से त्वचा तथा मस्तिष्क का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए मेसोडर्म, ऑप्शन नंबर बी एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी एक्टोडर्म और ऑप्शन नंबर डी नन। तो ये जो कह रहा है कि किस जनन परत से, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जनन परत क्या होता है। तो जैसे कि जब युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय में अंतरोपित होता है, तो एक समय ऐसा होता है जो भ्रूण में जो है 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ये क्या होते हैं, भ्रूण में 3 स्तर होते हैं। एक जो बाहर का स्तर होता है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, जो बीच का स्तर जो होता है उसे मेसोडर्म कहते हैं, और ये जो अंदर का स्तर होता है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, एंडोडर्म कहते हैं। तो अब इन्हीं तीनों स्तरों से क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी भाग हैं, जितने भी अंग हैं, सारे अंगों का निर्माण जो होता है इन्हीं तीनों स्तरों के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि जनन परत जो होता है, किस जनन परत से जो है त्वचा और मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी एक्टोडर्म से त्वचा और मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये जो परिपक्व शुक्राणु के जो शीर्ष होता है उस पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं, एपिसोम कहते हैं, कि उसे हम जो है स्फेरोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये शुक्राणु जो होता है, ये शुक्राणु जो होता है, इस शुक्राणु के ऊपर जो होता है, इसके शीर्ष पर जो होता है एक टोपी नुमा संरचना होता है। क्या होता है, एक टोपी नुमा संरचना होता है इस शुक्राणु के शीर्ष पर, और इस टोपी नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, ये एक्रोसोम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ये टोपी नुमा संरचना करता क्या है कि ये जो अंडाणु होता है, अंडाणु, ये अंडाणु जो होता है, इस अंडाणु के झिल्ली को, जैसे कि ये अंडाणु है, ठीक है, ये अंडाणु है और यहाँ पे आ गया ये शुक्राणु। इस शुक्राणु के ऊपर जो है, शीर्ष पर जो है, ये जो टोपी नुमा संरचना मिल रहा है, ये टोपी नुमा संरचना क्या करता है कि एक प्रकार के एंजाइम का स्राव करता है। कौन सा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। और ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो होता है इस अंडाणु के झिल्ली को जो है नष्ट करता है, और इसमें शुक्राणु जो है क्या करता है, ये प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये एक्रोसोम शुक्राणु के झिल्ली को नष्ट करने का कार्य करता है, और ये किस पर पाया जाता है, तो शुक्राणु का जो है शीर्ष होता है, इस शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाता है। कौन सी संरचना होती है, तो एक्रोसोम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्भाशय किससे संबंधित है। यानी गर्भाशय जो होता है निम्न में से किसमें होता है, नर जनन तंत्र से संबंधित है ये, कि मादा जनन तंत्र का हिस्सा है ये, कि पादप जनन तंत्र से संबंधित है, कि इनमें से सभी। तो ये जो गर्भाशय जो होता है ये मादा में होता है, और ये मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है, मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम जिसे बोलते हैं, किस हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर पीत पिंड होता क्या है। तो जैसे क्या होता है कि ये जो अंडाशय होता है, ये क्या होता है कि ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में अभी हमने तुरंत बताया कि जो अंडाणु बनते हैं, अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कई चरणों से है होकर के गुजरना पड़ता है। कई चरणों से होकर के क्या होता है, गुजरना पड़ता है, जिसके बाद लास्ट में वो क्या होता है कि एक ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। वो क्या बनाता है, वो ग्राफियन पुटक का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं, अभी पढ़े हम कि क्या करता है, वो ग्राफियन पुटक का निर्माण करता है। ठीक है ना, ग्राफियन पुटक का। और जब यही ग्राफियन पुटक फटता है, यही ग्राफियन पुटक फटता है, तो अंडाणु जो है इससे क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी के अंदर जो है अंडाणु रहता है, द्वितीय कंडक रहता है, और यहीं जो है क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। और यही ग्राफियन पुटक का जो शेष बच गया भाग है, जैसे कि अंडाणु तो बाहर निकल गया, तो बाकी जो ये शेष बचा हुआ भाग है, ये शेष बचा हुआ भाग बना देता है क्या, पीत पिंड बना देता है। क्या बना देता है ये, तो ये बना देता है पीत पिंड बना देता है। ये शेष बचा हुआ भाग जो है
ये पित्त पिंड का निर्माण करता है। और ये पित्त पिंड जो होता है ये कौन से हार्मोन का स्राव करता है? तो पित्त पिंड जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है कि ये आता है गर्भाशय में। कहाँ आता है ये गर्भाशय में आता है। और गर्भाशय में एंडोमेट्रियम जो ये अस्तर होता है, जो इसका आंतरिक गर्भाशय का अस्तर होता है, इसको क्या करता है? वो मजबूत करता है, उसको बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पित्त पिंड कौन से हार्मोन का स्राव करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है? यानी कि शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है? शुक्र जनन कोशिका से होता है, रक्तवाहिनियों से होता है, सर्टोली कोशिका से होता है कि अंतराली कोशिका से होता है? तो याद रखिएगा कि ये शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है उसमें शुक्राणु की जो उत्पत्ति है वो शुक्राणु जनन कोशिका से होता है। सर्टोली कोशिका तो उसको पोषण देने का कार्य करता है। ये क्या करता है? उसको ये जो है उसको पोषण देता है। ये क्या करता है? उसको पोषण देता है। ठीक है, अंतराली कोशिका के बारे में पूछता है तो ये क्या करता है कि एंड्रोजन हार्मोन का क्या करता है कि ये स्राव करता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? स्राव करता है। ये कौन? अंतराली कोशिका। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखिएगा कि ये शुक्र जनन कोशिका का ये जो है शुक्र जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो शुक्र जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लीडिंग कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है नर जर्म कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है सर्टोली कोशिका और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अब भी मैंने जस्ट बताया कि ये जो है ये क्या हुआ कि ये जो है क्या हो गया कि ये शुक्रजनन नलिका हो गया। ठीक है, इसी शुक्रजनन नलिका में दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक होती है सर्टोली कोशिका और एक होती है शुक्रजनन कोशिका। कौन सी होती है? शुक्रजनन कोशिका होती है। ये शुक्रजनन कोशिका जो है ये शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का। और यही शुक्राणु आकर के सर्टोली कोशिका से जुड़ती है और सर्टोली कोशिका उसको पोषण देने का कार्य करती है। तो शुक्राणु को जो है पोषण देने का कार्य किसका होता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी सर्टोली कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है? जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसमें अपने बच्चे की जो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है उस बच्चे की गति को वो कब महसूस कर सकती है? पहली बार। ऑप्शन नंबर ए तीसरे माह, ऑप्शन नंबर बी है चौथे माह, ऑप्शन नंबर सी 5वें माह और ऑप्शन नंबर डी 9वें माह। तो याद रखिएगा कि ये 5वें माह में एक माँ जो है अपने गर्भ में बच्चे की गति को महसूस करती है। कौन से महीने में? 5वें महीने में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जैसे कि ये नर युग्मक हो गया शुक्राणु, ये मादा युग्मक हो गया अंडाणु। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनता है? तो ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक है ना, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? युग्मनज। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है? यानी कि जो मनुष्य की मादा होती है उसका गर्भकाल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, 90 दिन का होता है कि 9 महीना का होता है कि 7 महीना का होता है? तो याद रखिएगा कि इसका जो गर्भकाल होता है वो 9 माह का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? अब तो अभी हमने बताया कि एक्रोसोम होता क्या है। जो ये शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु के शीर्ष पर जो एक टोपी नुमा संरचना होता है, ये जो शुक्राणु का जो शीर्ष है इस पे क्या होता है? एक टोपी नुमा संरचना होता है और इसी टोपी नुमा हम संरचना को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। तो ये एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो ये होता है गोल्जी काय से। किससे होता है? गोल्जी काय से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम भाग है, यानी कि ये जो पीत पिंड है ये किसका भाग है? ठीक है, ये फुफ्फुस का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है कि अंडाशय का भाग है कि पश्च मस्तिष्क का भाग है? ठीक है, तो अभी हमने बताया कि ये पीत पिंड जो होता है ये किस में बनता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये जो होता है ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय
ठीक है, ये अंडाशय, उसी में जो होता है किसका निर्माण होता है, तो ये पीत पिंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पीत पिंड का निर्माण होता है। किस में होता है, तो ये अंडाशय में होता है, इसीलिए पीत पिंड किसका भाग है, तो अंडाशय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है। यानी कि कोई शुक्राणु जो है, ये शुक्राणु जो है, इस शुक्राणु में जो है केंद्रक युक्त जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक्रोसोम, यानी कि जो यहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है। कि ऑप्शन नंबर बी दिया है सिर में। ऑप्शन नंबर सी दिया है इसके मध्य भाग में। कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इसके पूंछ में। तो याद रखिएगा कि जो केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो उसके सिर भाग में पाया जाता है, यानी कि हेड में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ये जो है हेड में पाया जाता है केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, अब यहीं अगर आपसे पूछ दे कि ये जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है, तो वो मध्य भाग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वो मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। यानी कि जो मानव की स्त्रियां होती हैं, मनुष्य की जो स्त्रियां होती है उसमें अंडे का निर्माण कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, अंडवाहिनी में होता है, ग्राफियन फॉलिकल में होता है, कि युग्मनज में होता है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो अंडाणु बनते हैं वो अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं। लेकिन अंडाशय इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अंडाशय में ही कुछ संरचना बनता है, जिसे हमने बोला था कि ग्राफियन पुटक होता है। क्या होता है, ग्राफियन पुटक। और इसी ग्राफियन पुटक में क्या होता है कि ये अंडाणु बनते हैं, और यही ग्राफियन पुटक जब फटता है तो अंडाणु इसी से जो है बाहर निकलते हैं। तो अंडाणु का निर्माण जो है किससे हो रहा है, तो अंडे का निर्माण जो है ग्राफियन फॉलिकल में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, वो ग्राफियन फॉलिकल में हो रहा है। और जब ये अंडाणु बन जाता है तो ये आता है कहाँ पे, तो ये आएगा अंडवाहिनी में। कहाँ आएगा, अंडवाहिनी में। और निषेचन के बाद वो जाएगा किधर, गर्भाशय में। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राफियन फॉलिकल में अंडे का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, सर्टोली कोशिका का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। यानी कि वो जो शुक्र जनन जो कोशिका होती है, इसमें जो हमने बताया ना कि दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक सर्टोली और एक शुक्र जनन कोशिका। ठीक है, तो ये जो है शुक्र जनन नलिका में जो है ये एक सर्टोली कोशिका और इसमें जो है शुक्र जनन कोशिका पाई जा रही है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि जो सर्टोली कोशिका होता है, इस सर्टोली कोशिका का नियंत्रण जो होता है वो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि के कौन से हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ GH, ऑप्शन बी दिया है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी दिया है LH और ऑप्शन डी दिया हुआ है FSH। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो सर्टोली कोशिका का नियंत्रण होता है वो FSH द्वारा होता है। ठीक है, क्या होता है पूरी कहानी कि इसमें जैसे ही क्या होता है कि जब कोई युवा अवस्था में पहुंचता है, तो किशोरावस्था में जैसे ही कोई पहुंचता है किशोरावस्था में, तो उस समय क्या होता है कि ये जो LH हार्मोन है, एक आपने नाम सुना होगा LH हार्मोन का। ये LH हार्मोन जो होता है यहाँ पे जो ये LH हार्मोन है, ये क्या करता है कि हमारे जो वृषण होता है उस वृषण में उपस्थित होता है कौन सी, अंतराली कोशिका। उस अंतराली कोशिका को जो है ये एक्टिव करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करे, स्राव करे। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो आता है कहाँ, तो वो आता है शुक्र जनन नलिका में, और यहाँ पे शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया को क्या करता है, शुरू कराता है वो। ठीक है, और जो शुक्राणु बनते हैं उस शुक्राणु को चाहिए पोषण, तो शुक्राणु को पोषण देता है कौन, सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका को एक्टिव करने का कार्य कौन करेगा, तो ये FSH करेगा। ठीक है, तो ये जो है सर्टोली कोशिका का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, FSH हार्मोन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु प्रसु बनते हैं। जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो एक शुक्राणु कोशिका से जो है पर कितने शुक्राणु प्रसु का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु प्रसु का निर्माण होता है, 4 शुक्राणु प्रसु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। यानी कि जो नर हार्मोन होते हैं उसकी उत्पत्ति जो होती है कहाँ से होती है, अंडाशय से होती है। सबसे पहले इसको गलत करेंगे, नर हार्मोन जो है अंडाशय, तो ये मादा में होता है तो इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, यकृत भी नहीं होगा। ठीक है, अमाशय भी नहीं होगा। ये किससे होता है, तो ये जो होता है ये वृषण से होता है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये वृषण से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
शुक्राणु अंडे के घेरे को भेदने के लिए कौन सा एंजाइम मुक्त करता है? पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि ये जो शुक्राणु होता है इसके ऊपर जो ये टोपीनुमा संरचना होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम एक प्रकार का एंजाइम का स्राव करता है, मुक्त करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। कौन सी? हाइलुरोनिडेज। और यही हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है कि ये शुक्राणु के अंडे के झिल्ली को क्या करता है, ये नष्ट करने का, भेदने का कार्य करता है ये। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नसबंदी के बाद महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग अवरुद्ध रहता है? जैसे कहने का मतलब ये है कि जब कोई महिला नसबंदी कराती है तो उसकी जो है जनन प्रणाली के कौन से भाग को जो है बंद कर दिया जाता है। तो देखिए ये जो होता है, ये महिला में जो गर्भाशय होता है, ठीक है, ये गर्भाशय, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ये जो होता है क्या होता है, ये फैलोपियन, ये जो है फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया और ये पूरा क्या हो गया, ये गर्भाशय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अंडाशय होता है, क्या होता है यहाँ पे, अंडाशय होता है जो अंडाणु बनाता है, और ये अंडाणु जो है निकल करके यहाँ से और कहाँ जाते हैं वो, तो यहाँ पे जो है ये फैलोपियन नलिका जो होती है इसी के तुम्बिका क्षेत्र में जा करके वहीं पे बैठ जाती है। कौन? अंडाणु। ठीक है, और इधर से जो है ये शुक्राणु जाते हैं, ये शुक्राणु जाते हैं और ये तो फैलोपियन नलिका से होते हुए जाते हैं और इसी में जा करके अंडाणु से क्या होते हैं कि वो मिल करके निषेचन करके और युग्मनज का निर्माण करते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि महिला में जब नसबंदी होता है तो उसके इसी जो है, इसी फैलोपियन नलिका को जो है इसे काट दिया जाता है। ठीक है, काट करके वहाँ पे गांठ बांध दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम महिला नसबंदी। तो अब यहाँ से ये फैलोपियन नलिका जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें जो फैलोपियन ट्यूब है, इस ट्यूब को जो है क्या कर दिया जा रहा है कि टॉमी कर दिया जा रहा है, इनको उसको काट दिया जा रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। तो महिलाओं के नसबंदी को अगर पूछता है कि क्या कहते हैं तो याद रखिएगा महिलाओं के नसबंदी को जो है ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। और ये जो होते हैं कौन से भाग को इसमें अवरोध कर दिया जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब को अवरोध कर दिया जाता है, ताकि ये शुक्राणु जो है, ये शुक्राणु जैसे यहाँ से जा रहा है, ये शुक्राणु जो है इस अंडाणु से मिल ना सके। ठीक है, तो याद रखा, अगर यही पूछ देता है आप लोगों से कि ये नर में नसबंदी को क्या कहते हैं, तो नर में नसबंदी को जो है वैसेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी कहते हैं। नर में नसबंदी को जो है वैसेक्टॉमी कहते हैं। और ये क्या होता है कि जो नर में वैस डिफरेंस होता है, उसी वैस डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है कि काट के गांठ बांध दिया जाता है, उसी को यहाँ पे काट के गांठ बांध दिया जाता है, जिसको हम वैसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर कितनी शुक्र जनन नलिकाएं होती है? ये भी क्वेश्चन मैंने बताया कि ये जो वृषण पालिका होती है, जैसे कि ये वृषण हो गया, इसमें जो है 250 से 300 जो है वृषण पालिकाएं होती हैं। और इस 250 से 300 वृषण पालिकाओं में क्या होता है कि 1 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है। किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है और किसी में 3 होती है। तो कितनी होती है? 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्त्री के मुख्य जनन अंग क्या होते हैं? यानी कि जो महिला होती है, मादा होती है, उसका मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए वृषण होता है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पुरुष में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है गर्भाशय होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंडवाहिनी होता है, कि ऑप्शन नंबर डी अंडाशय होता है। तो याद रखिएगा, ये अंडाशय जो होता है ये स्त्री का मुख्य जनन अंग होते हैं, जहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। अगर यहीं पुरुष का पूछ दे तो पुरुष का अगर पूछ देता है आप लोगों से तो पुरुष का क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। पुरुष का क्या हो जाएगा? तो पुरुष का जो है वो वृषण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच का होता है? यानी कि इसमें से किनका जो स्वर होता है उनका पिच जो होता है उच्च होता है। ऑप्शन ए दिया है पुरुष, ऑप्शन बी दिया है स्त्री, ऑप्शन सी दिया है किन्नर यानी कि हिजड़ा छक्का, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो होता है पुरुष जो होते हैं, तो ये पुरुष का जो पिच होता है ये उच्च नहीं होता है, उनका पिच जो होता है क्या होता है? लो होता है, और उनकी आवाज़ जो होती है भारी होती है। ठीक है ना, मोटी होती है, क्योंकि पुरुषों में जो वोकल कॉर्ड्स होता है वो लंबे और मोटे होते हैं, जिसके कारण उनकी आवाज़ क्या होती है कि नीची पिच वाली और भारी होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स कहने का मतलब ये है कि उनका जो पिच स्वर होता है वो क्या होता है कि वो कम होता है।
ठीक है। और स्त्री में क्या होता है कि इसमें जो होता है इसके वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो पतले और छोटे होते हैं, इसीलिए इनकी आवाज़ जो होती है एकदम पतली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्री। और जो ये किन्नर है, हिजड़ा या छक्का जो है, ये क्या होते हैं कि इनमें जो होता है ये कि तो पुरुषों वाले और नहीं तो स्त्रियों वाले इनमें जो होते हैं क्या होते हैं कि गुण होते हैं, कुछ पुरुषों वाले कुछ स्त्रियों वाले। तो ये नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री के जो पिच होते हैं वो उच्च होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2 माह, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3 माह, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 माह और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6 माह। तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है 3 माह के बाद जो है भ्रूण के जो है पाद और उंगलियां जो होती है क्या होती है, विकसित हो जाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।